हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो 26। करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने पिछले वीडियो में कराए हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन और रह गए थे, वो और करते हैं, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े इसलिए कराती हूँ जिससे कि बहुत सारे तो आप कर चुके हैं, लेकिन रिवीजन करने में आपको जो मेन है वो याद रहे। इनके आप क्या करेंगे, आप लास्ट में जो इनके टैग वर्ड्स हैं, जो न्योम चॉम्स्की और वाइवास्की, इन सब ने जो हमें टैग वर्ड में बताया, किसके बारे में बताया, जिससे हम लास्ट में वो रिवाइज कर सके, इसलिए मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेकर आती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 15 क्वेश्चन जो आपको करने हैं रिवाइज, जो मेन है, जिनका टैग वर्ड्स और जो मेन पॉइंट्स है, आप उन्हें मेन टिप्स जो हैं जो मैं दूंगी लास्ट में, उन्हें याद रखें। करते हैं शुरू बिना वेस्ट के टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, हु स्ट्रांगली मेंशन that language is learned by imitation of stimuli and reinforcement of correct responses। हमें स्टिमुला रेनफोर्सेस के बारे में किसने बताया? जब वो हमें पिजन वाली, वो आप याद रखिएगा, ध्यान में पेडागोजी में आपने पढ़ा होगा, पिजन से और डॉग से, कि उसको जब भूख लगती है तब उसको रेनफोर्समेंट मिलता है, तब वो वाली सारी स्टोरी आप ध्यान में रखिएगा। तो वो हमें किसने बताया? वो BF स्किनर ने बताया हमें, ना तो पोर्ट लिवर ने बताया, ना अल्बर्ट बर्डूरा ने, ना टॉलमैन ने, वो हमें BF स्किनर ने बताया है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि रेनफोर्समेंट और स्टिमुलाई के बारे में हमें किसने बताया है कि करेक्ट रिस्पॉन्स तब मिलेगा हमारा रिस्पॉन्स, तो वो हमें BF स्किनर ने बताया है। किसने बताया है? BF स्किनर ने बताया। और यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में हमें किसने बताया है? करेंगे हम अभी आगे। और कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में, सोशो कल्चर के बारे में हमें किसने बताया, वो सब अभी हम आगे एक एक नंबर कर करेंगे, के नंबर वाइज 1 2 3 4 इस तरीके से, कि ये वो मेन वर्ड्स हैं, वो टैग वर्ड्स हैं, वो टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रख ली लास्ट टाइम पे, आप उनमें कंफ्यूज ना हो। रेनफोर्समेंट और स्टिमुलाई के बारे में हमें किसने बताया? BF स्किनर ने बताया है। अंडर विच, चलते हैं सेकंड की टाइप। अंडर विच एक्टिविटी डू रिकग्नाइजिंग साउंड्स, क्या हो जाए? रिकग्नाइजिंग साउंड्स, हमेशा उस पर ध्यान रखें जो मेन वर्ड्स होते हैं। और डिड्यूसिंग मीनिंग फ्रॉम देम कम। डिड्यूसिंग होता है कि किसी चीज से हम लॉजिक लगाकर उसके आंसर तक, उसकी एविडेंस तक पहुंच पाए। किससे? साउंड से। यहाँ पर हमारा साउंड आ रहा है, ऐसे तो हम स्पीकिंग से भी, रीडिंग से भी, पढ़कर भी हम किसी चीज का पता लगा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या बोला है? रिकग्नाइजिंग साउंड। तो हमारा आंसर क्या होगा? इसमें लिसनिंग होगा, क्योंकि इसमें साउंड की बात करिए। राइटिंग से भी हम लिखकर भी किसी चीज से पता लगा सकते हैं, किसी चीज का कि हम लिखे हैं उसे बार बार, या फिर स्पीकिंग बोलकर भी, कि जो बोल रहे हैं हम, उससे हम उसका पता लगा सकें, और रीड कर भी किसी चीज को, उसके एविडेंस का। लेकिन यहाँ पर क्या है? रिकग्नाइजिंग साउंड, कि हम किसी चीज का लॉजिक को, हम एविडेंस को, हम उन्हें जो एविडेंस बोलते हैं, जो हमें, जैसे कोई वो होता है CID वगैरह, तो उन्हें जो वो मिलती हैं निशानियां, जिनसे वो पता लगाते हैं कि ये इससे ये मुजरिम है, वो है, तो उन एविडेंस, तो एविडेंस को हम क्या बोलेंगे, क्या कहते हैं हम? वो पहचान, वो चीज जो हमें मिलती है कि उससे पता चलता है कि ये कल्प्रिट है, तो हम उन एविडेंस को हम साउंड के थ्रू किससे पहचानेंगे? तो हम लिसनिंग से तो पहचानेंगे, कि सुनकर ही। तो जब कोई हमें किसी चीज की साउंड सुनाई देगी सुनने से, तो उसको हम पहचानेंगे, उससे कि पता लगाएंगे, कि एविडेंस का लॉजिक लगा पाएंगे अपना, कि हाँ, कि कौन सी वो है, साउंड से हम एविडेंस का पता लगा पाएंगे सुनकर, कि इसका क्या आंसर होगा। सुनने से, साउंड जहां पर हो तो इसका मतलब लिसनिंग है, और अगर रीडिंग होता तो वो रीड होता यहाँ पर, इसलिए साउंड है। तो साउंड किससे? हम लिसनिंग, सुनने से पता लगाएंगे। हम अंडर विच एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी से पता लगाएंगे? हम लिसनिंग से, ना कि राइटिंग से, स्पीकिंग से या रीडिंग से। आप कहीं भी ऐसी छोटे छोटे वर्ड्स, टैग वर्ड्स देखें कि साउंड क्या है, साउंड तो हम सुनकर पता लगाएंगे। बोलकर क्या होता, हम लिखने की चीज पता करते, और सुनकर रीडिंग क्या होता, हम उसे रीड आता, वहां पर रीड करने से पता चलता है। तो साउंड है, तो इसका मतलब लिसनिंग की एक्टिविटी हो रही है कोई, तो हम किससे? लिसनिंग से पता लगाएंगे उस एक्टिविटी का, कि एविडेंस निकालेंगे, अपना लॉजिक लगाएंगे। चलते हैं सेकंड के थर्ड के साइड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज्यादातर उस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है। द लिंग्विस्टिक नॉम चॉम्स्की मेंशन दैट एवरी चाइल्ड हैज एन इनेक्ट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LED दैट ही और शी यूजेस फॉर। जो हमारे अंदर LED होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो हमें किसने दिया है? नॉम चॉम्स्की ने दिया है ये। और नॉम चॉम्स्की ने क्या बताया? हमारे अंदर यूनिवर्सल ग्रामर है, यूनिवर्सल ग्रामर पर जोर दिया उन्होंने, कि ये हमारे अंदर खुद होती है, ही और शी खुद यूज करते हैं। इट मीन्स मतलब हमारे अंदर वो होती है, पैदाइशी हमारे अंदर, हमारे दिमाग में लैंग्वेज होती है। हम उसे कैसे एनवायरनमेंट में, जैसे अमेरिका के बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, इंडिया के बच्चे हिंदी बोलना स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या है? वो हमारे अंदर है लैंग्वेज। हम उस लैंग्वेज को कैसे बाहर आती है, वो बताया है हमें न्योम चॉम्स्की ने, LED के थ्रू, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। वो हमारे अंदर पहले ही होता है। वो क्या है? यूनिवर्सल ग्रामर है।
क्या दिया है, यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में बताया। कहीं भी आपको नोम चॉम्स्की दिखा और यूनिवर्सल ग्रामर दिखे या एलएडी दिखे तो वो हमें किसने दिया, नोम चॉम्स्की ने दिया है। और हमें बीएफ स्किनर ने किसके बारे में बताया है, रेनफोर्समेंट एंड स्टिमुलाई के बारे में बताया है, और उससे फिर हमें करेक्ट रिस्पॉन्स मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट की साइड। अकॉर्डिंग टू सोशो कल्चर थ्योरी ऑफ वाइवास्की, अकॉर्डिंग टू उसके अकॉर्डिंग वाइवास्की की सोशल कल्चर थ्योरी वो क्या है, हमारी सोशल एनवायरनमेंट की दी है उन्होंने, जिससे हमारा सोशल एनवायरनमेंट में रहकर हम वो सब चीज़ सीखें। या सोशल एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी का हमारी पर्सनैलिटी पर रिस्पॉन्स पड़ता है कि जैसे हम सोशो कल्चर में रहते हैं। उसके बारे में हमें किसने बताया, नोम चॉम्स्की वाइवास्की ने बताया है। तो इसका आंसर क्या होगा, जहां भी आपको कल्चर दिखे या फिर एनवायरनमेंट दिखे या सोशो कल्चर थ्योरी दिखे तो आप आंख बंद कर वहां पर लगा देंगे वाइवास्की का कि ये आंसर होगा। कल्चर हेल्प इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, हमारा कल्चर हेल्प करता है हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट में। सेल्फ डायरेक्ट स्पीच इज द लोएस्ट स्टेज ऑफ स्कैफोल्डिंग, नहीं, ये हमें किसने दिया है, पियाजे ने दिया स्कैफोल्डिंग, ये हमें वाइवास्की ने नहीं दिया। चिल्ड्रन थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स इफ एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल इज प्रोवाइडेड एट द लोअर स्टेज, नहीं, ये भी हमें किसने दिया, पियाजे ने बताया। चिल्ड्रन थिंक इन डिफरेंट डोमेन्स एंड डू नॉट टेक अ कंप्लीट पर्सपेक्टिव, ये भी नहीं है। जहाँ पर कल्चर के लिए है, कल्चर हेल्प इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, वो हमें किसने बताया, वाइवास्की ने बताया। सोशो कल्चर थ्योरी उनका ये थ्योरी है। तो कहीं भी आपको सोशो कल्चर थ्योरी या फिर कल्चर या सोशल एनवायरनमेंट से कुछ भी दिखे टैग वर्ड, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अगर हम सब पे पढ़ने लग जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादा। तो जो टैग वर्ड्स होते हैं, जो टिप्स हैं जो मैं बता रही हूँ आपको, जिन पर आपको ध्यान देना, बस वो देखें कर दें, क्योंकि ये मेरे साथ खुद हुआ है कि अब अगर ज़्यादा हम सोचने लग जाते हैं तो हमारा आंसर हमेशा गलत हो जाता है। जो भी पहली बार आपको एकदम देखते ही आए दिमाग में, आप उसे टिक कर दें फौरन। क्या है, कल्चरल हेल्प इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्या करता है, कल्चर करता है। सोशो कल्चर ये दिख रहा होगा आपको, इससे ही सोशो कल्चरल थ्योरी है, तो क्या है, कल्चर से रिलेटेड होगी, तो इसलिए क्या है, कल्चरल थ्योरी, क्या, कल्चर हेल्प इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। चलते हैं आगे, अब फोर्थ फिफ्थ की साइड, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, रिवाइज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे अक्सर बार बार रिपीट होते रहते हैं, सिर्फ थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो आप इन टैग वर्ड्स को ध्यान में रखें और जल्दी जल्दी अपना टाइम सेव करने की कोशिश करें, जिससे कि आप सब्जेक्ट पे, जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है वो थोड़ा लेंदी होता है, कि उस पर आप अपना टाइम दे पाए ज़्यादा। करते हैं हम नेक्स्ट फिफ्थ की साइड चलते हैं। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की साइड। डिसलेक्सिया इज एन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी किसे कहते हैं, कि वो लेवल हमारी होशियारी का, अक्लमंदी का, रेफर टू द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, क्या करता है, रेफर टू द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक, टू अंडरस्टैंड, टू लर्न एंड अडेप्ट इन अ न्यू सिचुएशन। अडेप्ट टू न्यू सिचुएशन, कि हम क्या अडेप्ट कर, कि वो हमारी एबिलिटी, कि जो हम नई सिचुएशन में, कि उसे लर्न कर लें और अंडरस्टैंड कर लें, और उस एबिलिटी में मतलब नई सिचुएशन में हम घुल मिल जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। तो डिसलेक्सिया क्या है, इज एन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, लेकिन दैट नेगेटिव इफेक्ट्स द अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ, जो हमारा नेगेटिव इफेक्ट डालती है, हमारी किस एबिलिटी पे हमारा वो नेगेटिव इफेक्ट डालती है, वो डालती है साइन लैंग्वेज पे, रीडिंग पे, ओरल लैंग्वेज पे, या डायलेक्ट पे। डायलेक्ट होता है कि किसी भी लैंग्वेज का, जैसे अमेरिकन और इंग्लिश लैंग्वेज के अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है, उन्हें हम बोलते हैं डायलेक्ट्स। तो वो किस पर डालती है, हमारी डिसलेक्सिया। ये सारी आप डिसलेक्सिया, अमेजिया एंड अफेजिया, ये सब मेरी एक पूरी वीडियो है, आप उसे अच्छी तरह देख कर जाए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये आपका पेडागोजी में भी हेल्प करेगा और आपका इंग्लिश और हिंदी में भी एक क्वेश्चन जरूर आता है इसके ऊपर। तो मेरी आप प्रीवियस वीडियो देखे हैं, इसके ऊपर मैंने पूरी लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह खुलकर समझाया हुआ है। तो डिसलेक्सिया क्या होता है, आपने तारे ज़मीन पे देखी होगी कि रीडिंग में उन्हें परेशानी होती है, उन्हें क्या है, अल्फ़ाबेट्स उल्टे दिखते हैं और घूमते हुए दिखते हैं। तो किस में परेशानी होती है, हमारी रीडिंग में होती है। आप हमेशा तारे ज़मीन पे याद रखें, उस मूवी में दिखाया है कि उसे घूमते हुए दिखते हैं, वो किसे, जो बच्चा होता है उसमें, उसे वो घूमते हुए दिखते हैं। तो वो क्या है, किसमें डिसलेक्सिया क्या होती है, हमारी रीडिंग की प्रॉब्लम है। वो है तो हमारी एक बहुत अच्छी वो क्वालिटी कि हम इंटेलिजेंट होना, दूसरी सिचुएशन में कैसे घुल मिल पाते हैं, जल्दी से पाते हैं यानी, लेकिन उसमें हमारा नेगेटिव पॉइंट किसमें आ जाता है, वो नेगेटिव इफेक्ट डालता है हमारी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रीडिंग पे वो हमारा नेगेटिव इफेक्ट डालता है। चलते हैं नेक्स्ट की साइड। ये सब वो क्वेश्चन है जो सिर्फ थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज होकर आप उनके टैग वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे। तो यही सब क्वेश्चन सीटेट में क्या देखते हैं, वो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी देखते हैं कि हम क्वेश्चन को कितनी जल्दी समझ पाते हैं, उन टैग वर्ड्स को ध्यान में रखकर हम समझ पाते हैं उसे कितनी अच्छी तरह। सिर्फ ये है सीटेट का पेपर। तो इन सबको आप कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटीज को अपनी को छोटे छोटे टैग वर्ड से पहचानें और उसे जल्दी करेंगे आप, अगर आप इन टैग वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे।
कैसे? अब इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि एक गुड टीचर क्या होती है। अभी हम आगे करेंगे, पहले करते हैं हम ये, अ पर्सन हु इज अ फ्लुएंट स्पीकर। एक पर्सन है वो बहुत अच्छा है बोलने में, चाहे वो इंग्लिश हिंदी किसी भी चीज में वो फ्लुएंट है, मान लीजिए इंग्लिश में, इज लाइकली टू पोजेस, तो उसके अंदर वो क्या क्वालिटी है कि वो अच्छा है इंग्लिश बोलने में। आपके साथ भी होंगे कि आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे चाहे इतने पढ़ने में अच्छे ना हो, लेकिन उन्हें इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। हमारे साथ थी 11th क्लास में फरहाना नाम की लड़की, लेकिन उसको इंग्लिश की कैपेबिलिटी इतनी अच्छी थी, उसके अंदर इतनी अच्छी वो थी लिंग्विस्टिक एबिलिटी, वर्बल, कि वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती थी, लेकिन वो पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं देती थी। तो उसको इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? अ पर्सन हु इज फ्लुएंट स्पीकर, कि बोलने में तो वो बहुत अच्छा, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है। आप सभी के साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा किसी क्लास में कि बच्चा बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ रटने में बहुत अच्छे, जैसे 3 इडियट में वो रटने में बहुत अच्छा था, तो उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? जो बोलने में अच्छी होती है, उसे लॉजिकल मैथमेटिकल एबिलिटी बोलते हैं, वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी, या बॉडीली काइनेटिक एबिलिटी, या म्यूजिकल। म्यूजिकल क्या हुआ? तो म्यूजिक की साइड। काइनेटिक क्या हुआ? बॉडीली, की जिनकी बॉडी बहुत अच्छी होती है, जो हेल्थ एथलीट्स में जाते हैं। और लॉजिकल मैथमेटिकल्स क्या हुआ? मैथ्स में हम बहुत अच्छा लॉजिक लगाते हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा? वो बोलने में फ्लुएंट बहुत अच्छा है। यही बात हमारी सीटेट देखता है कि हम क्वेश्चन को कितनी अच्छी तरह उसे समझ पाते हैं, कॉम्प्रिहेंस कर पाते हैं। तो इसमें हमसे क्या पूछा है कि वो बोलने में बहुत अच्छा है, बहुत फ्लुएंट है उसकी इंग्लिश, तो वो क्या हुआ? हमारी वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी में। हम मैथ्स का क्वेश्चन नहीं पूछा इसमें, अगर मैथ्स का क्वेश्चन पूछते हैं तो हम लॉजिकल मैथमेटिकल लगाते, अगर किसी एथलीट्स के बारे में पूछते हैं तो हम बॉडीली काइनेटिक एबिलिटी लगाते, अगर कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा है, उसको गिटार बहुत अच्छा बजाना आता है, या वो गाने में बहुत अच्छा है, तो हम म्यूजिकल लगाते हैं। लेकिन फ्लुएंट स्पीकर पूछा है तो वो उसमें आएगा हमारा वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी। आप समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ? कि आप अपनी कॉम्प्रीहेंशन की साइड दे, क्वेश्चन को समझे, इतना रटने से नहीं होता। सीटेट का पेपर सिर्फ हमारी कॉम्प्रीहेंस अंडरस्टैंडिंग, हम क्वेश्चन को पढ़कर कितना समझ पाते इसके ऊपर होता। तो इसमें क्या पूछा हमसे? फ्लुएंट स्पीकर पूछा है। तो फ्लुएंट स्पीकर क्या हुआ? हमारी वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी हुई है। क्या हुई है? वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी हुई हमारी है, वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी हुई हमारी है। चलते हैं सेकंड नेक्स्ट की साइड। आप समझ रहे हैं ना आपको क्या समझाना चाहिए? क्वेश्चन को समझे आप पढ़कर। चलते हैं 7th की साइड। अगर गुड टीचर इज वन हु, काश मेरी वीडियो उन सब तक पहुंच पाए जो सीटेट का दे रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, कि इन सब बातों को ध्यान में रखें आप उससे बहुत अच्छी तरह अपना कोई भी पेडागोजी, इसमें सब पेपर में आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, वो सब क्या है? वो सिर्फ हमारी कॉम्प्रीहेंशन देखने के लिए कि हम इस क्वेश्चन से अब आपको वो भी पता चल जाएगा। चलते हैं इसकी साइड। एक गुड टीचर क्या है? गिव प्रिंटेड नोट्स टू स्टूडेंट, के प्रिंटेड नोट्स दें स्टूडेंट को। गिव देम यूजफुल इन्फॉर्मेशन, के सिर्फ जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो देना। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल, जो हमारे चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल दे हुए उन्हें एक्सप्लेन कर दे। या फिर गिव देम एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, क्या दे? वो एम्पल अपॉर्चुनिटीज दे उन्हें कि वो आगे सीख पाए, कुछ लर्न कर पाए। इसका आंसर क्या होगा हमारा? ये होगा। सिर्फ नोट्स देने से या फिर उनकी यूजफुल इन्फॉर्मेशन देने से गुड टीचर नहीं होती, या फिर कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल क्लियर कर दे, नहीं। उनको जो एम्पल एबिलिटीज, एम्पल मीन्स बहुत सारी, वो सारी एबिलिटीज अपॉर्चुनिटीज दे कि जिससे बच्चे का बिल्ड हो, उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल उनकी डेवलप हो। तो वो क्या है? गिव देम एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न। आया समझ में? आपको वहां पढ़ने के बाद लगेगा अरे हाँ, जो कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल क्लियर कर दे वो होगी, जो उनको यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे वो होगी, नहीं, उनको अपॉर्चुनिटी दे, एम्पल टू लर्न। कहीं भी आपको ऐसा कुछ भी क्वेश्चन दिखे कि टीचर के अंदर क्या क्वालिटी हो, कि टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए, ये हमारी सारी सीटेट और यूपीटेट क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हमें सिखाते हैं कि बच्चों के ऊपर ध्यान दें, बच्चों की अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव करें, बच्चों को लर्न करने की एम्पल अपॉर्चुनिटीज दें। सारी हमारी ये सीटेट का पेपर उसी के ऊपर बेस्ड है। तो उसको ध्यान में रखकर क्वेश्चन करें कि क्या करें? बच्चों को गिव देम एम्पल अपॉर्चुनिटीज। आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा कि मैं क्या आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, कि बच्चों को के ऊपर ध्यान रखकर करना है, टीचर्स के ऊपर नहीं। इन्फॉर्मेशन और सिर्फ कॉन्क्रीट और प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं करना होता, उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी है, उन्हें सोशल एनवायरनमेंट में ले जाना हो, उससे उनको टीचिंग देनी है, डिमॉन्स्ट्रेट कर उन्हें चीज सामने रखकर दिखाकर उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर उन्हें नॉलेज देनी है। इसके ऊपर बेस्ड है सारा सीटेट का पेपर। चलते हैं नेक्स्ट की साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी? इसका पूरा डायग्राम अब बहुत अच्छी तरह से है कि फर्स्ट लेवल पे क्या है, सेकंड पे लोअर सोअर, सब बहुत अच्छी तरह कर लें। कॉग्निटिव एबिलिटी का डेवलपमेंट, तो हाईएस्ट लेवल पे हमारा कौन सा आता है? लेवल आता है इवेलुएटिंग, आता है हमारा हाईएस्ट पे आता है इवेलुएटिंग, नोइंग और एनालाइजिंग और अंडरस्टैंडिंग, उसको बहुत अच्छी तरह सबको, आप पूरे कॉग्निटिव एबिलिटी के लेवल को, हाईएस्ट को, उसको बहुत अच्छी तरह कर जाए। तो हमारा हाईएस्ट पे कौन सा आता है? इवेलुएटिंग आता है।
चलते हैं हम नेक्स्ट की साइड। 9, 10, 11, 12 सब बाकी के जो रह गए सब करते हैं। चलते हैं 9th क्वेश्चन की साइड। विच इज वाई इज स्टोरी टेलिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास एट प्राइमरी लेवल। हमेशा हमारे इंग्लिश में लैंग्वेज में किस पे क्वेश्चन आते हैं, कभी तो हमारा प्राइमरी लेवल के लिए दे देते हैं, कभी मिडिल क्लास के लिए दे देते हैं कि अगर हम उन्हें लैंग्वेज पढ़ाएंगे, या उनकी स्पेलिंग के लिए देते हैं, या फिर उनके प्रोनाउंसिएशन के लिए देते हैं। तो हमेशा इन टैग वर्ड्स को ध्यान में रखें कि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, और जो ये क्वेश्चन आपने जहाँ से भी करे हो, चाहे मेरी से चाहे किसी और से, तो उन्हें अच्छी तरह कर जाए। तो क्या है कि अगर हम प्राइमरी लेवल में और किसी बच्चे को स्टोरी सुना रहे हैं, मैंने स्टोरी का भी लिया है और पोयम का भी लिया है, ये रहा पोइट्री रेसिटेशन। ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं कि बार बार रिपीट होते रहते हैं, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होकर आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा स्टोरी टेलिंग पर और पोइट्री पर के रिसाइट करने पर। तो चलते हैं स्टोरी टेलिंग वाले की साइड। अब मैं आपको समझाती हूँ इसमें आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। क्या है स्टोरी टेलिंग, क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन दिस लैंग्वेज में प्राइमरी लेवल। वाई, क्यों है ये? क्योंकि इट क्रिएट फन इन द क्लास, वो फन क्रिएट करता है क्लास में। इट क्रिएट फन फॉर डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल। इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल होता है, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं ILS। क्या है ये? इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल। ये क्या है? ये एक लैंग्वेज स्किल का एक बहुत अच्छी टाइप है कि हमारा बहुत बार आता है, और ये हमारा नई कमीशन ने हमारी लैंग्वेज में इंक्लूड करा था कि इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल। ये हमें बीएड में भी कराया जाता है कि ये हमारा इंक्लूड हुआ था कि जिससे हम बच्चों को इम्प्रूव कर पाए। इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल्स कौन सी होती है? जो हमारे नेचुरल कंटेंट को थ्रू रियल लाइफ के, हमारे नेचुरल कंटेंट जो हमारे अंदर उसे रियल लाइफ से जोड़े, वो क्या होती है? इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल। तो इसका हमारा आंसर क्या हुआ? जहां भी आपको इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल दिखे, क्रिएट फन फॉर डेवलपिंग, फन भी क्रिएट करें लेकिन डेवलप करने के लिए, कि इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये हमारा हमेशा करेक्ट होगा आंसर। और इट डेवलप्स मॉरल वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट और इट इम्प्रूव स्टूडेंट। कि क्या है? स्टोरी टेल से सिर्फ बच्चों को इम्प्रूवमेंट ही मिलता है या उनके अंदर मॉरल डेवलपमेंट ही आता है? नहीं, इंटीग्रेटेड में सब कुछ आ जाता है वो, कि हमारा मॉरल डेवलपमेंट भी होता है, हमें फन भी मिलता है, और हमारी लैंग्वेज भी इम्प्रूव होती है। इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल में सब कुछ आ जाता है वो। तो वो क्या क्रिएट करते हैं? फन करते हैं फॉर इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल, कि हमारे अंदर जो लैंग्वेज स्किल है हम उन कॉन्टेंट को बाहर लाएं थ्रू रियल लाइफ में, कैसे मिक्स करें, उसमें उसको ज्वाइन करें। तो इंटीग्रेटेड क्या हुआ? नेचुरल कंटेंट, जो हमारे अंदर नेचुरल कंटेंट है उसे रियल लाइफ से जोड़ना। तो इसलिए इंटीग्रेटेड कहीं भी दिखा आपको, ये वो टैग वर्ड्स है, आप हमेशा और बाकी के छोड़कर उसको टिक कर दें। चलते हैं पोइट्री रेसिटेशन के ऊपर। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पोइट्री रेसिटेशन इन अ क्लासरूम। छोटी क्लासेस में क्या है? पोइट्री को रिसाइट करके, मतलब रिदम पे जो बच्चों को साइन उनके साथ हमारे स्टेप्स के साथ जो कराई जाती है, तो उसका क्या उसका मेन पर्पस है? व्हाट इज द मेन पर्पस, क्या है मेन पर्पस? चलते हैं आंसर के साइड। टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोयम, पोयम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता करना, या टू अप्रिशिएट एंड एंजॉय द पोयम, सिर्फ पोयम को एंजॉय करना, अप्रिशिएट करना। टू गिव देयर ओपिनियंस अबाउट द पोयम, पोयम के बारे में अपने, ये तो किसी भी क्लासेस में छोटे बच्चे क्या ओपिनियन देंगे अपना पोयम के बारे में, या बड़े भी क्या ओपिनियन देंगे, ये नहीं होता उसका थीम या उसका टाइटल के बारे में तो बड़ी क्लासेस में पूछ लेते, छोटे बच्चे क्या ओपिनियन देंगे पोएट्री रेसिटेशन में। टू बिकम अवेयर ऑफ द पोयम एंड हर वर्क, उसके पोयम के सिर्फ वर्क को उन्हें बताना, और उसमें क्या वर्क हुआ है उसके बारे में बताना, अवेयर के, और पोयम के बारे में नहीं। टू अप्रिशिएट एंड एंजॉय द पोयम, के छोटी क्लासेस के बच्चे क्या है, जिससे कि वो उसको अप्रिशिएट करें और पोयम को एंजॉय करें। इसलिए पोइट्री रेसिटेशन छोटी क्लासेस में इसलिए कराया जाता है। उसका मेन पर्पस क्या होता है? टू अप्रिशिएट एंड एंजॉय द पोयम, कि बच्चे पोयम को एंजॉय करें और उन्हें वो अच्छी लगे, उसी शौक में वो उसे याद कर लेते हैं। तो इसलिए हम स्टोरी टेलिंग का ये हमें करना है, कि इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल डेवलप होती है उनकी, और पोइट्री रेसिटेशन से हमारी टू अप्रिशिएट एंड एंजॉय द पोयम, कि वो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं उस पोयम को कि कितनी अच्छी पोयम है, और उसे शौक में उसे याद भी कर लेते हैं और वो एंजॉय भी करते हैं। चलते हैं इसकी साइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी आपको लैंग्वेज चेंज होकर बहुत आएंगे। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचिंग इन अ लैंग्वेज क्लासरूम इज पॉसिबल थ्रू, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपकी क्लास में पार्टिसिपेट करें, तो उसका एक क्या ऐसी टीचिंग है जो हमसे, जिससे हमारे बच्चे हमारी क्लास में मतलब अटेंटिव रहे। लेक्चर मेथड तो आपको कहीं भी मिला उसको आप हमेशा रॉन्ग कर दीजिएगा, क्योंकि लेक्चर मेथड तो हमेशा रॉन्ग है। लेक्चर मेथड को तो सीटेट में बहुत बेकार मेथड बताया है, और ट्रांसलेशन मेथड को भी, और इंडक्टिव मेथड हमारा लैंग्वेज में नहीं चलता है। कभी आप इसको कर दें, इंडक्टिव मेथड हमारे पेडागोजी में चलता है,
तो लैंग्वेज में हमारे इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड में डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड राइट है। तो इन दोनों में से आप लेक्चर और इसको तो गलती से भी मत कर देना, रॉन्ग कर देना। तो इंडक्टिव मेथड में और इसमें हमारा लैंग्वेज में डिमॉन्स्ट्रेशन और डिस्कशन, मैंने बताया था ना आपको, जिस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट कर कर बताओ उसे हमारा ऊपर से हाईएस्ट लेवल पर रखा जाता है। कि किसी चीज़ को हम, जैसे फील्ड वर्क हुआ वो हमारा हाईएस्ट लेवल पर होता है, इवेल्युएटिंग हुआ वो हमारा हाईएस्ट लेवल पर होता है, क्योंकि जिस चीज़ को हम पहले पहरा, फिर उसका कंटेंट, फिर उसकी थीम, इन सब तरीके से जो समझाया जाए उसको हमारे मेथड को सीटेट में और यूपीटेट में अच्छा माना जाता है। तो सीटेट में क्या है, डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड सबसे ज़्यादा हमारी क्लास में एंगेज रखेगा बच्चों को। कहीं भी आपका ये क्वेश्चन आए, कुछ भी हो कि बच्चों को एंगेज टीचर कैसे रखे, तो डिमॉन्स्ट्रेशन और डिस्कशन या फिर इंडक्टिव मेथड के थ्रू होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा सही क्या है, डिस्कशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। अगर डिस्कशन नहीं होता, डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं होता, तो ये हमारा रॉन्ग होता, फिर हमारा इंडक्टिव मेथड होता। लेकिन यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन है, तो डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ में अगर डिस्कशन हो तो वो हमारा राइट होता, वरना तो डिस्कशन भी हमारा सीटेट में रॉन्ग माना जाता है। डिस्कशन और लेक्चर मेथड और ट्रांसलेशन मेथड ये हमेशा रॉन्ग कर दिया अगर कहीं भी, और डिमॉन्स्ट्रेशन और इंडक्टिव मेथड को अच्छा माना जाए। तो यहाँ पर हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन है, तो इसलिए ये हमारा आंसर सही होगा। चलते हैं लास्ट की साइड। ये थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैं आपके लिए वो लेकर आई हूँ, जिनके थ्रू बाकी के क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। अगर एज इट इज नहीं आते हैं तो इससे रिलेटेड जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं और जो टैग वर्ड्स बताए उनको ध्यान में रखकर आप इसको करें। काश मेरी वीडियो उन लोगों तक पहुँच पाए जो लोग कोचिंग नहीं कर रहे हैं और घर से पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, और उनको ये सब टैग वर्ड्स पता चले और वो इन टिप्स को ध्यान में रखकर अपने क्वेश्चन सही कर पाए। तो करते हैं अब लास्ट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग, कि हमारा प्रोसेस चल रहा है लैंग्वेज लर्निंग का, तो स्टूडेंट्स क्या है, लैक कॉन्फिडेंस। अगर किसी स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस कम है इन द प्रोनाउंसिएशन, कि उसका प्रोनाउंसिएशन खराब है, क्योंकि जब हम दूसरी लैंग्वेज से इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हम शाह और शाह में गलती कर देते हैं। तो अगर किसी बच्चे के अंदर लैंग्वेज के प्रोसेस में, लैंग्वेज लर्निंग के में उनके अंदर कम कॉन्फिडेंस है, तो हाउ कैन वन ओवरकम दिस, तो वो अपनी इस चीज से बाहर कैसा आएगा। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, और हमारे क्लास को एंगेज कैसे रखें, हम पोइट्री में प्राइमरी लेवल में कैसे करते हैं, स्टोरी टेलिंग में क्या करते हैं, पेडागोजी के, ये सब क्वेश्चन हमारे बहुत आते हैं। इनको ध्यान से करें, इनके आंसर को सिर्फ टैग वर्ड को ध्यान में रखकर, बाकी में कंफ्यूज ना हो। जैसे कि यहाँ पर इंडक्टिव डिमॉन्स्ट्रेशन था, तो हमारे डिमॉन्स्ट्रेशन सही होगा, इनमें कंफ्यूज ना हो। चलते हैं इसके आंसर की साइड। करेक्टिंग मिस्टेक इमीडिएटली, कि फौरन उनकी मिस्टेक करेक्ट करें, या रीडिंग अलाउड इन द क्लासरूम में उन्हें पढ़ने के लिए दिए, या ऑर्गेनाइजिंग प्ले टास्क लाइक इन विच चिल्ड्रन कैन टॉक टू वन अनदर, एक दूसरे से बात करें, ऐसे ऑर्गेनाइज करें प्ले टास्क, या प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज, कि इस उन्हें अच्छी अच्छी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करके दें, प्रोवाइड कराएं। तो ऐसा तो कौन कराता है कि प्रोवाइड करा रहे हैं, ये तो नहीं है, ऑर्गेनाइज भी नहीं करा पाते जल्दी से छोटी क्लासेस में। तो हम क्या करेंगे, करेक्ट रीडिंग अलाउड इन द क्लासरूम, तो बच्चों को क्या कहेंगे उन्हें क्लास में, जिससे कि उनकी रीडिंग अच्छी रहे, तो उनको क्या है क्लास में खड़ा कर उन्हें रीड कराए चैप्टर, उससे उनकी प्रोनाउंसिएशन जो आप वहीं पर करेक्ट करेंगे तो उनकी करेक्ट हो जाएगी, वो उसको अपने को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, रीडिंग अलाउड इन द क्लासरूम में उन्हें रीड कराएं बच्चों को। तो इसका हमारा आंसर ये होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक नई वीडियो के साथ। और मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कराए हुए हैं, वो ध्यान से देख के जाइएगा मेरी वीडियो में, क्योंकि वो बहुत जरूरी। इंग्लिश में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और वॉइस के चैप्टर आते हैं, पैसिव और एक्टिव वॉइस की मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, उनमें मैंने टैग वर्ड्स बताए कि येस्टरडे का क्या चेंज हो जाता है, टुडे का क्या चेंज कर देते हैं हम, और नाउ को क्या देन में चेंज कर देते हैं। वो सब वर्ड्स हैं टैग वर्ड्स जो आप ध्यान में रखना। तो मेरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, और वॉइस की, क्योंकि उनसे आपके दो क्वेश्चन जरूर सही हो जाएंगे। एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे कभी हमारे दो आ जाते हैं, और प्रीपोजिशन की भी कराई है मैंने, और मॉडल्स भी कराए हैं। मॉडल्स का एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसलिए, और वो हमारा अनसीन पैसेज में पूछ लेते हैं, अगर हमारा अलग नहीं आता है तो अनसीन पैसेज में दे देते हैं कि आप इसमें बताइए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करा है, या फिर इसमें कौन सी प्रोनाउंसिएशन यूज होगी, इस तरीके से। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, जिससे उनके भी ये 2-3 क्वेश्चन सही हो जाए और उन्हें भी टैग वर्ड्स का पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ और इम्पोर्टेंट लेकर।